हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं वर्केबिलिटी के बारे में। ठीक है। हम लोग कवर कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, है ना। ये आपके, अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ के लिए भी यूज़फुल है। और साथ में अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो है यूज़फुल। देखो, आप फील्ड में जब जाओगे ना तो आए दिन आप सुनोगे कि कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है। ये आए दिन आप सुनोगे। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी सिम कंक्रीट की। ठीक है। तो ये बहुत वाइड टर्म है एक तरीके से है। इसमें इंक्लूड हम करते हैं मिक्सेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट एबिलिटी, हाँ, प्लेसेबिलिटी, फ्लो एबिलिटी, कॉम्पैक्टिबिलिटी, फिनिशेबिलिटी। ये सारी की सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। एक एक करके देखते हैं क्या है। मिक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो मिक्स होने की एबिलिटी को उसको कहते हैं। ठीक। स्टेबिलिटी की, कितना स्टेबल है वो। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, कि ट्रांसपोर्ट करने में कितना आसान है। प्लेसेबिलिटी, जब आप उसको प्लेस करते हो, है ना, वहाँ पे डालते हो कंक्रीट को किसी जगह पे, उसको कहते हैं प्लेसेबिलिटी। फ्लोएबिलिटी, में मदद, कितना फ्लो कर रहा है वो, है ना, कितनी उसकी एबिलिटी है फ्लो करने की। कॉम्पैक्टिबिलिटी, कॉम्पैक्ट कितना हो सकता है वो। और फिनिशेबिलिटी, तो फिनिश कितना अच्छे से हो सकता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है जो एक कंक्रीट मिक्स हम बनाते हैं उसमें होनी ही चाहिए आपकी, है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करें वर्केबिलिटी की, तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी नेसेसरी टू ओवरकम इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द कंक्रीट एंड कॉज 100% कॉम्पैक्शन। देखो, फ्लो तब कर सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, है ना, तभी वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अगर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसकी फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी। ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हो, है ना। विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो उसकी फ्लो फ्लो कम हो जाएगा, है ना, बहना गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी, अगर इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा है तो जो इंटरनल फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी लगती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये वर्केबिलिटी जो है ना, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी पे। कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू फ्लो। ठीक है। कितना फ्लो कर सकता है उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। और इसका मेजर हम करते हैं, कुछ एक टेस्ट है जैसे स्लम्प टेस्ट है, फ्लो टेस्ट है, हाँ। एक आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट भी पहले पढ़ा था, है ना, इसमें हम पेनिट्रेट करके देखते हैं सीमेंट पेस्ट में कि कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है। ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट से क्लिक करके देख लेना। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो सीमेंट है कंक्रीट मिक्स में, वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा नहीं हो कि कहीं एक जगह पे सीमेंट ज़्यादा है दूसरी जगह पे कम है एग्रीगेट में, है ना। तो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना। यूनिफॉर्म मिक्सचर आप जानते हो ना कैसा होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर हम बोलेंगे जैसे, जैसे आपका चीनी और नमक का पानी बनाओ आप, है ना, नमक का पानी आप बना रहे हो या चीनी का पानी, तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है ना, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं वो। क्यों, कैसे कह सकते हो यूनिफॉर्मली मिक्स, या तो आप एक काम करो, मिक्स करो पहले, है ना, चीनी लेकर के पानी में एक गिलास में, उसके बाद आधा गिलास निकाल दो दूसरे कप में। अब दोनों कप को आप टेस्ट करके देखो, तो दोनों तरफ आपको इक्वली मिठास लगेगी, कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई ज़्यादा इसमें, ज़्यादा उसमें कम है। तो ऐसी चीज़ को आपका कहते हो यूनिफॉर्मली मिक्सड है। ठीक। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई हो कि कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी है। ठीक है। फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस द कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी मस्ट बी बैलेंस्ड। और अगर अच्छे से उसको आपका वर्केबल कंडीशन में रहे कोई सीमेंट कंक्रीट, तो जरूरी है कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए, है ना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो ना ज़्यादा होमोजीनियस हो। ठीक। तो देखो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को। सबसे पहला फैक्टर तो वर्क वाटर कंटेंट होगा, है ना। देखो, अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, पानी ऐड कर सकते हो। पानी पानी ऐड करने मतलब ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन कम होगा और आराम से लुब्रिकेशन आप बढ़ा रहे हो, है ना, किसी चीज़ का। पानी किसी चीज़ में डालो तो वैसे ही ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है। तो सेम बात है, लेकिन हम जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो या एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बिगड़ जाएगा अगर पानी डालने से, तो उसका अलग ही इफेक्ट आएगा, है ना।
हो सकता है कि ज़्यादा पानी आप डाल दो तो सेग्रीगेशन हो जाए। सेग्रीगेशन क्या होता है अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सेग्रीगेशन हो जाए या फिर हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, ये भी आपका एक टर्म है। ब्लीडिंग मतलब मैं वैसे ही बताता हूँ, सेग्रीगेशन मतलब ही बताता हूँ। सेग्रीगेशन मतलब जो आपके सीमेंट है और जो एग्रीगेट है वो अलग अलग ना हो जाए, सेग्रीगेट होना। हाँ, और ब्लीडिंग होना मतलब पानी अगर सरफेस पे आ जाता है छोड़ करके ना मिक्सचर को, तो उसको कहते हैं ब्लीडिंग होना। ठीक, तो ये दो हो सकते हैं। और अगर पानी ज़्यादा भी होगा तो एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बाद में कहीं वो श्रिंक ना कर जाए कंक्रीट, है ना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वाटर हमेशा उतना ही ऐड करना चाहिए जितना कि स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है। ठीक है, जितना आपका कंक्रीट मिक्स के हिसाब से जो आपका वाटर बनता है उतना ही डालें, है ना। दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है आपका वर्केबिलिटी को, वो है आपका मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, देखो आप जब कंक्रीट बनाते हो तो उसमें 70 से 75% तो टोटल वॉल्यूम का क्या होता है, एग्रीगेट होता है। और आप जानते हो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम किसी भी चीज के लिए। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम होगा तो हम कहेंगे कंक्रीट रिच है। ठीक है, रिच है का मतलब क्या है, अगर एग्रीगेट बाय सीमेंट का रेशियो कम है मतलब क्या है कि सीमेंट ज़्यादा है जो नीचे रहता है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो ओवरऑल की वैल्यू कम है ना, एग्रीगेट बाय सीमेंट की रेशियो, है ना। तो सीमेंट इसमें क्या आपका आ रहा है, सीमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, सीमेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे रिच कॉन्क्रीट है। ठीक है, तो रिच कॉन्क्रीट होने से क्या होता है कि जो सीमेंट का पेस्ट बनेगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्रीगेट्स पे सरफेस पे होगा, है ना। और वो क्या करेगा, लुब्रिकेटिंग इफेक्ट पैदा करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वर्केबिलिटी आपकी बढ़ेगी। और अगर आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हाई होगा, हाई होगा का मतलब क्या होगा, सीमेंट कम है, सीमेंट कम होगा तो उल्टा हो जाएगा इसका असर, है ना, आपका वर्केबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक, तो हमेशा रिच कंक्रीट को हम यूज़ करते हैं, ये याद रखना। आपको पूछ भी सकता है कोई हमेशा, आप जॉब वॉब में जाओगे तो भाई रिच कंक्रीट क्या है और लीन कंक्रीट क्या है। ठीक, चलो एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। कौन कौन सी एग्रीगेट प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड, जिससे वर्केबिलिटी इफेक्ट होती है। साइज ऑफ द एग्रीगेट, है ना। देखो जितना बड़ा साइज रहेगा एग्रीगेट्स का, ठीक है, क्या होगा, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया दे रहा है आपको, है ना। बड़ा साइज मतलब बड़ा सरफेस एरिया, बड़ा सरफेस एरिया होगा तो उस पर जो सीमेंट का आपका पेस्ट है वो ज़्यादा होगा, वो तो ज़्यादा लुब्रिकेशन होगा, तो बेटर वर्केबिलिटी होगी। ठीक, तो बड़े साइज से एग्रीगेट के बड़े साइज से वर्केबिलिटी बढ़ती है। ठीक, शेप ऑफ द एग्रीगेट, अब देखो अगर शेप राउंड और स्मूथ शेप का है तो उससे क्या हो रहा है, आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना, हमने पढ़ा है पहले भी एग्रीगेट्स के बारे में। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर वही जो अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादा उस पर सीमेंट पेस्ट होगा, ज़्यादा लुब्रिकेटिंग प्रोवाइड करेगा। एज अगेंस्ट किसमें, एंगुलर एलोंगेटेड फ्लेकी एग्रीगेट्स में क्या होगा, वो क्या होंगे, प्रॉपरली उन पे पेस्ट चिपक नहीं पाएगा, है ना, कहीं ना कहीं अंडुलेशन की वजह से नहीं सही से उस पर पेस्ट टिकेगा, तो वो आपका लुब्रिकेशन कम इफेक्ट पैदा कर पाएगा। लुब्रिकेशन इफेक्ट कम पैदा कर पाएगा तो आपका, आप समझ लो कि वर्केबिलिटी लेस हो जाएगी, है ना। सरफेस टेक्सचर, सरफेस टेक्सचर, अगर सरफेस टेक्सचर का मतलब है कि आपका सरफेस स्मूथ है कि रफ है। स्मूथ सरफेस एग्रीगेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटर वर्केबिलिटी होगी, है ना। स्मूथ सरफेस है तो पहले ही फ्रिक्शन कम है भाई। ठीक, फिर डिपेंड करता है किस पे, एग्रीगेट्स के ग्रेड्स पे, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। अब ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, कितने टाइप के ग्रेड्स होते हैं एग्रीगेट के, तीन टाइप के आपने पढ़ा, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट, गैप ग्रेडेड एग्रीगेट। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट क्या होता है, हम इनमें डिफरेंट साइज के एग्रीगेट होते हैं, है ना, विद यूनिफॉर्म कंस्टिट्यूट्स द एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ एग्रीगेट होते हैं। और गैप ग्रेड एग्रीगेट में क्या होता है, डेफिशिएंट होते हैं कुछ एक ग्रेड्स, है ना, कुछ एक साइजेस नहीं होते हैं उसमें। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट ही बेस्ट होगा, है ना।
क्योंकि उसमें डिफरेंट साइजेस है, और डिफरेंट साइजेस होने की वजह से उसमें वॉइड्स भी कम रहते हैं। हम्म, और बाकियों में वॉइड्स ज़्यादा होते हैं, तो वॉइड्स कम रहेंगे तो आपका कॉम्पैक्शन बेटर होगा, कॉम्पैक्शन बेटर होगा तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी आपकी। ठीक है। अच्छा, फिर एडमिक्सचर्स अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। एडमिक्सचर जब आप डालते हो ना किसी सीमेंट में, तो एडमिक्सचर क्या करता है, कुछ एक ऐसे एडमिक्सचर होते हैं जो एयर इंट्रेन कर लेते हैं। एयर इंट्रेन मतलब एयर अपने अंदर, कंक्रीट में एयर भरने का काम करते हैं, ठीक है, ट्रैप करने का काम करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल इसका विजॉल विज, व्यूजॉल रेजिन है, वो विजॉल रेजिन बोल देते हैं इसको, विजॉल रेजिन, ठीक है। ये क्या करता है, एयर बबल्स पैदा कर देता है अंदर से, और एयर बबल्स क्या करती हैं, बॉल बेयरिंग का काम करती हैं। अब देखो बॉल बेयरिंग किस लिए डाला जाता है मशीन में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ना, वही काम करता है ये यहाँ पे। ये क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर देता है बिटवीन द पार्टिकल्स, और इस तरीके से वर्केबिलिटी को आपका इंक्रीज कर देता है। ठीक है, 5 फैक्टर्स पढ़ लिया आपने। छठा फैक्टर पढ़ने वाले हैं हम, इन्वायरमेंटल कंडीशन। वर्केबिलिटी जो है सीमेंट की, कंक्रीट की, वो बहुत हद तक इफेक्ट होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन से। जैसे कि हॉट क्लाइमेट होगा तो वाटर ज़्यादा रिक्वायर होगा, है ना, सेम वाटर टू सीमेंट रेशियो के लिए, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ जाएगा ना। तो अगर एज द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी increases, hence increase in temperature also increases the workability। और आप उसके लिए क्या करोगे, पानी ज़्यादा डालोगे, पानी ज़्यादा डालोगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो हाई टेम्परेचर पे वर्केबिलिटी बढ़ती है। ठीक, देखो ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या करेगा, आपको डायरेक्टली इफेक्ट पूछेगा कि इसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या इफेक्ट है। लेकिन अगर आप अपने उसमें देने जा रहे हो, पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहाँ तो आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। टाइम, मॉइस्चर, आप जानते हो अगर पानी ज़्यादा देर रखा जाए और साथ में सीमेंट है, सीमेंट गर्मी पैदा कर रहा है लगातार, तो क्या होगा, लगातार वो भाप बन के उड़ता रहेगा, है ना। तो वर्केबिलिटी क्या होगी, और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा उसके उसमें, वैसे वैसे वो वर्केबिलिटी उसकी घटती जाएगी, है ना। तो इस चलते टाइम के साथ वर्केबिलिटी घटती है। ठीक, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, होप आपको समझ में आ गया हो। कहीं पे कुछ डाउट हो तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है यार, 2 बार देखो, 3 बार देखो, हाँ, बार बार देखो आराम से, लेकिन तब तक देखो जब तक समझ ना आए, दिमाग में बैठ ना जाए, ठीक है, क्या बोला गया है। और किताब जरूर पढ़ लेना, किताब, लेक्चर चाहे 2-3 बार सुन लो, लेकिन किताब एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि किताब नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में छपेगी नहीं चीजें। चलो, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है वर्केबिलिटी से रिलेटेड, वो हम पढ़ लेते हैं, जो जानना बहुत जरूरी है, वरना आप जब फील्ड में कभी जाओगे ना तो आपको लोग पागल बोलेंगे एकदम, आप किसी काम के नहीं नजर आओगे, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा फील होगा। ठीक है, सॉरी। इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको ईज ऑफ फ्लो भी कहते हैं। हमने अभी देखा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कंक्रीट के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है ना। और ये इंटरनल फ्रिक्शन ही डिटरमाइन करता है कि जो कंक्रीट है वो इजीली फ्लो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन को, वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इंटरनल फ्रिक्शन को कम करना है। उसके लिए तो हमने पढ़े इतने सारे फैक्टर्स, है ना, और उनको कैसे कम करना है वो भी हम देख रहे हैं। तो इंटरनल फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, जब हम लुब्रिकेशन को बढ़ा दें एग्रीगेट्स के, है ना। तो ये 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आप वाटर को इंक्रीज कर दो कंक्रीट मिक्स में, है ना, वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ज़्यादा एरिया लुब्रिकेट होगा। लेकिन ये मेथड क्या है, इनएफिशिएंट, हमने पहले ही देखा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सीमेंट की। ठीक, दूसरा वे क्या है, आप टोटल सरफेस एरिया जो एग्रीगेट का है उसमें आप कोर्स एग्रीगेट्स ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। लेकिन एग्रीगेट्स ज़्यादा यूज़, कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा यूज़ करने से भी प्रॉब्लम है कि सेग्रीगेशन कर देगा वो। ठीक है, अब सेग्रीगेशन क्या है भाई, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो सेग्रीगेशन है सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स ऑफ द कंक्रीट। जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है, 2 ही तो है, एक तो आपका 2-3 ही होते हैं, सैंड होता है आपका, एग्रीगेट्स होता है, और आपका सीमेंट है ना। तो अगर ये सब अलग अलग हो जाए
तो फिर स्ट्रेंथ दे सकते हैं कंक्रीट को? बिल्कुल भी नहीं दे सकते ना। तो सेग्रीगेशन बिल्कुल भी नहीं प्रेफर किया जाता है। गुड कंक्रीट इज द वन इन विच ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा इस तरीके से बनाया जाता है। अब जब आप बन जाओगे और अगर कभी कंक्रीट प्लांट, जब आप इंजीनियर बन जाओगे, कंक्रीट प्लांट जाके देखना, वहाँ देखना घुमाया जाता है उसको ना, मिक्सचर को। या आप देखते हो आपके आसपास में लेंटर जब पड़ता है घर के आसपास में, तो आपने देखा उसको घुमाते हैं गोल 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 गोल, इसलिए ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना, सारे के सारे, और एक होमोजेनियस मिक्सचर हमें मिल जाए। ठीक है। हम्म, तो ये है आपका सेग्रीगेशन, कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग होते होने लग जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, सेग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है। सेग्रीगेशन होता क्यों है? सेग्रीगेशन होने का मेन कारण क्या है कि सबके साइज अलग अलग है ना, और स्पेसिफिक ग्रेविटीज भी अलग है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी कम होगी वो सबसे ऊपर रह जाएगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा। ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की प्रॉपर्टी। तो वो एप्लीकेबल होने लग जाती है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब वेट रहता है, तो जब सूख जाएगा फिर तो जो जहाँ है वहीं रुक जाएगा, लेकिन जब वेट रहता है तो ये टेंडेंसी रहती है कि वो नीचे बैठने लग जाता है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसा हो ना, नेचुरल टेंडेंसी है ना ये चीज़। तो सेग्रीगेशन तीन टाइप का होता है। कैसे? सर, अगर कोर्स पार्टिक कोर्स एग्रीगेट्स जो है वो नीचे बैठने लग जाए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं आप? सीमेंट का जो पेस्ट है ना, उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है। पेस्ट अलग होने लग जाए, पेस्ट ही मान लो उखड़ने लग जाए सबसे, है, वही अलग होकर बैठने लग जाए, या तो वाटर सेपरेट हो जाए। हाँ, तो ये तीन टाइप के सेग्रीगेशन होते हैं। कोर्स एग्रीगेट अलग हो सकता है, मैट्रिक्स अलग हो सकता है, या फिर आपका वाटर अलग हो सकता है। ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं, किस वजह से ये आपका सेग्रीगेशन हो सकता है? तो उसमें से है कि बैडली प्रोपोर्शन मिक्स हो, ठीक, वेयर insufficient matrix is not there to bind the content and contain the aggregate। हो सकता है आपने जो कंक्रीट मिक्स बनाया हो उसमें सीमेंट ढंग से नहीं डाला है ना, या फिर आपका प्रोपोर्शनिंग सही से नहीं हो सकता है एग्रीगेट ही ज़्यादा डाल दिया हो आपने, हाँ, जितना चाहिए उससे ज़्यादा एग्रीगेट डाल दिया, और या हो सकता है सीमेंट कम डाला हो आपने, है ना। इनसफिशिएंट मिक्स्ड कंक्रीट विद एक्सेस वाटर। दूसरा हो सकता है कि एक तो आपका इनसफिशिएंट मिक्सचर है ना, ऊपर से पानी भी आपने क्या किया है, एक्सेस डाल दिया हो, तो भी सेग्रीगेशन हो सकता है। और क्या कारण होता है सेग्रीगेशन का? अगर आप हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है, जैसे कि कॉलम वगैरह में किया जाता है तो वहाँ ध्यान रखा जाता है कहीं सेग्रीगेट ना हो जाए। ठीक है। या फिर आप कन्वीनियंस के लिए आप कन्वेयर बेल्ट से यूज़ कर रहे हो, व्हील बैरो बैरो यूज़ कर रहे हो, हैं, हॉइस्ट वगैरह से लिफ्ट कर रहे हो कंक्रीट को, तो ये सब कारण भी है जो सेग्रीगेशन का बन जाता है, क्योंकि आप उठा रहे हो, है ना। जब आप ऊंचाई पे उठाओगे तो क्या होगा, भारी चीज़ नीचे पहले आएगी और फिर धीरे धीरे हल्की चीज़ उसके पीछे आएगी, है ना। आप देखना सीमेंट मिक्सर को उठा के देखोगे तो आप देखोगे पत्थर नीचे की तरफ फिसलने लग जाते हैं बड़े वाले, है ना। तो ये सेग्रीगेशन का एक कारण बन जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और जब हम वाइब्रेशन भी करते हैं ना, तो उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि गीला एकदम मिक्सचर है उस समय हम वाइब्रेशन करना चालू कर दें। वाइब्रेशन चालू करेंगे तो क्या होगा कि वो पत्थर हिलना चालू हो जाएंगे, आप, है ना, एग्रीगेट्स हिलना चालू हो जाएंगे, एग्रीगेट्स हिलेंगे तो वो मैट्रिक्स छोड़ेंगे आपस में से। ठीक है। तो कंपैरेटिवली ड्राई होना चाहिए, तभी आप करना चाहिए। वेट मिक्स में वाइब्रेशन करने से सेग्रीगेशन हो जाता है। और वाइब्रेशन अब ड्राई में भी कर रहे हो तो एक लिमिट तक करो, ऐसा नहीं कि खूब लंबे टाइम तक कर दिया। लंबे टाइम तक करोगे तो भी सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखते हो कई बार क्या करते हैं, मेसन वगैरह जो होते हैं ना, वो फिनिशिंग करने के लिए क्या करते हैं, ट्रॉवल का यूज़ करते हैं। ठीक है। इमीडिएट कंक्रीट प्लेस करते ही वो ट्रॉवल मारना चालू कर देता है। ठीक। अब इससे भी क्या होता है, इमीडिएट वर्किंग ऑन द कंक्रीट से क्या होता है, वो जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसको नीचे दबा देते हैं, है ना, वो दबना चालू हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपका मैट्रिक्स अलग होने लग जाएगा, है। ठीक। तो वो भी नहीं करना चाहिए हमें, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब हम अगला जो टर्म है इंपॉर्टेंट,
ब्लीडिंग पढ़ेंगे। ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग भी एक टाइप की सेग्रीगेशन ही है ना, जहाँ पे क्या होता है आपका कि वाटर जो है कंक्रीट से बाहर निकल के आ जाता है सरफेस पे, ठीक। और क्योंकि वो सबसे लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का होता है बाकी सबके कंपैरिजन में, तो इस चलते ये ऊपर आ जाता है, ठीक। ब्लीडिंग नॉर्मली ऑब्जर्व होती है हाई वेट मिक्स में, ठीक है, या तो फिर बैडली प्रोपोर्शन मिक्स हो या इनसफिशिएंट मिक्स्ड कंक्रीट हो, तो इन सब में क्या होता है, ब्लीडिंग आ जाती है। अगर कोई रूफ थिन मेंबर है, जैसे रूफ का स्लैब हो, हाँ, तो वहां पे क्या होता है, कंक्रीट को प्लेस जब हम करते हैं सनी वेदर में, तो भी ये ब्लीडिंग दिखाई देती है हमें, ठीक है। अब ब्लीडिंग से होता क्या है, जब ब्लीडिंग होती है तो पानी ऊपर आता है और सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ये वाटर ना अपने साथ साथ कुछ सीमेंट भी ऊपर सरफेस पे ले आता है, ठीक है। व्हेन द सरफेस इज वर्कड अप विद द ट्रॉवल, द एग्रीगेट गोज डाउन एंड द सीमेंट एंड वाटर कम्स टू द टॉप ऑफ द सरफेस। जब ट्रॉवल से हम कुछ कर रहे हो उसके सरफेस को करते हैं ना, वर्क करते हैं सरफेस पे, तो क्या होता है कई बार कि एग्रीगेट नीचे चला जाता है, हाँ, और सीमेंट और वाटर ऊपर सरफेस पे रह जाता है। तो ये जो पेस्ट रह जाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट ऑन द एट द सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंस कहते हैं, ठीक है। टॉप, और अगर लेटेंस हुआ तो जो जैसे स्लैब हुआ या पेमेंट्स हुई, है ना, तो इनकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं रह जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं रह जाती, ठीक है। और लेटेंस की वजह से क्या होता है, समर में डस्ट उड़ेगी और रेनी सीजन में क्या बनेगा, मड बन जाएगा, बिल्कुल वो मडी बन जाता है। टॉप सरफेस में क्रैक्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है, लेटेंस के कारण। और जब ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है, वाटर नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, तो इससे क्या बन जाते हैं, एक कंटिन्यूस चैनल बन जाता है। और ये चैनल्स क्या करते हैं, परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं कंक्रीट में। और जब बारिश वारिश होती है तो क्या होता है, पानी नीचे जाके उन चैनल्स के थ्रू नीचे जाके बैठ जाता है ना, चैनल्स में। और उससे वो क्या करता है, धीरे धीरे इरोड करने लग जाता है बाकी भी मैट्रिक्स, और जो आपका बाकी का एग्रीगेट है उनके बीच में जो मैट्रिक्स का बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने लग जाता है। कई बार ये क्या होता है, इवन जो रीइंफोर्समेंट होती है वहां पहुंच जाता है, फिर रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच का तोड़ने लग जाता है बॉन्ड। तो आप देखो ये चीजें टूटेंगी तो आप क्या देख रहे हो, आप कमजोर पड़ेगा आपका स्ट्रक्चर, है कि नहीं, स्ट्रक्चर आपका कमजोर बैठने लग जाएगा। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लीडिंग का जो रेट होता है वो इंक्रीज, इनिशियली इंक्रीज करता है लेकिन बाद में फिर वो डिक्रीज करता है, ठीक है, आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ब्लीडिंग को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग करो, हाँ, यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट मिक्सिंग करो। उसमें फाइनली डिवाइडेड पोजलानिक मटेरियल डालना पड़ता है जिससे कि ब्लीडिंग रिड्यूस हो, ठीक। यूज ऑफ एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है टू रिड्यूस ब्लीडिंग। इट इज ऑल्सो सीन दैट रिच मिक्सेस आर लेस ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्सेस, ठीक। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता चल जाए, पूछे कैसे ब्लीडिंग रोकनी है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग और मिक्सिंग होनी चाहिए। हम पोजलैनिक मटेरियल उसमें ऐड करते हैं, एयर इंट्रेनिंग एजेंट उसमें ऐड करते हैं, ठीक, या फिर रिच मिक्सेस प्रेफर किया जाता है क्योंकि रिच मिक्सेस लेस ससेप्टेबल होता है। रिच मिक्स में क्या होगा, आपका सीमेंट ज़्यादा होगा, सीमेंट ज़्यादा होगा तो वो उतना बॉन्ड टूटेगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म है आपको पढ़नी, हार्शनेस। हार्शनेस क्या होती है कंक्रीट में, कंक्रीट मिक्स डज नॉट गिव स्मूथ सरफेस विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रॉवल इज नोन एज अ हार्श मिक्स। जब आप उसको ट्रॉवल चलाते हो सरफेस पे और अगर स्मूथ सरफेस नहीं आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्श मिक्स है। हार्शनेस क्यों होती है, क्योंकि जो सीमेंट मोटार है वो सफिशिएंट नहीं है टू फिल द वॉइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट्स, जो, ठीक है, सीमेंट मोटार ही सफिशिएंट नहीं है मिक्स में, तो आप समझ जाओ उस वजह से हार्श आएगा ही आएगा। It also results due to presence of excessive proportion of word particle size in aggregate grading proportion। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब एग्रीगेट्स आप यूज कर रहे हो ग्रेडिंग के थ्रू तो एक पार्टिकल ज्यादा आपने डाल दिया है साइज का, ठीक है, कुछ। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आप सफिशिएंट मोटार डालो, है ना,
फिल द वॉइड्स, सफिशिएंट अमाउंट में मोटार रहेगा तो आपका हार्शनेस नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वर्केबिलिटी के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। हमने पहले देखा वर्केबिलिटी किसको कहते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके पैरामीटर्स हैं। फिर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, वाटर कंटेंट, मिक्स प्रोपोर्शन, एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, ग्रेडिंग, एडमिक्सचर, एक्सटर्नल कंडीशन, टाइम, है ना। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ एक वर्केबिलिटी से रिलेटेड, जैसे इंटरनल फ्रिक्शन, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और इवन हार्शनेस हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्केबिलिटी के टेस्ट, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप एंजॉय करें, खुश रहें और पढ़ते रहें। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, कोई सजेशन भी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, हम लोग बहुत वेलकम करेंगे आपके सजेशन का। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में भी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।